हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी प्रेप। सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं 68 बीपीएससी प्रीलिम्स का सारा क्वेश्चन सॉल्व। और ये एक दिन में तो नहीं होगा, हम इसको 3 दिन में करेंगे। 150 क्वेश्चंस के हिसाब से 50 क्वेश्चन पर डे हम लोग करके इस पेपर को सॉल्व करेंगे। ये है 12 फरवरी 2023 को हुआ था और हम सेट बी को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन, इन द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन। ऐसा स्केलेटन का पार्ट जो बोन्स के जैसे हार्ड नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? द ऑप्शन इज वर्टिब्रे, कार्पल्स, कार्टिलेज। एंड एक ये यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ है बीपीएससी का, जो दो ऑप्शंस में आ गया है। जो पहले एक ही ऑप्शन था, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ द अबव। पहले ये एक ही ऑप्शन हुआ करता था एंड इस बार से बीपीएससी ने इसको दो ऑप्शन की तरह डाला है। डी इज़ मोर देन वन ऑफ द अबव एंड ई इज़ नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका कार्टिलेज। ओके, जो ऐसा बोन जो बोन्स के जैसे हार्ड नहीं होता है, ऐसा स्केलेटन का पार्ट जो बोन्स के जैसे हार्ड नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइकेन ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर लिव टुगेदर। कौन कौन से पार्टनर होते हैं जो लिव टुगेदर करते हैं? इसमें होता है एल्गा एंड अ फंगस। ओके, एल्गा इज़ ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर एंड फंगस जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, एंड दोनों के म्यूचुअल रिलेशन को बोलते हैं लाइकेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फीमेल एनोफिलीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सिट्स। ये क्वेश्चन जब मैं अटेम्प्ट कर रही थी तब मुझे नहीं पता था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन कमीशन ने जो इसका आंसर दिया वो ये है, at an angle with substratum. Okay, next question is the most important cell type associated with immunity of the body. हमें सब अभी पता चल चुका है कि इम्यूनिटी जो है WBC से रिलेटेड है। ओके, इम्यूनिटी किस चीज़ से रिलेटेड है? WBC। एंड WBC में क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइट्स पाया जाता है। तो इसके कारण ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मसल इन ह्यूमन बॉडी। इनकरेक्ट पूछ रहा है। यहाँ पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं और करेक्ट समझ के आंसर्स को लगा के आते हैं, पर हमें ये जब भी कभी इनकरेक्ट देना उसको आप सर्कल कर लो ताकि आपके दिमाग में रहे कि हमें इनकरेक्ट वाला बताना है। शुद्ध ऑप्शन क्या क्या है? मसल्स कैन ओनली पुश दी बोन, मसल कैन वर्क इन पेयर, muscle becomes shorter, stiffer and thicken when contracted, more than one of the above and none of the above। देखो, मसल जो है केवल पुश नहीं करता है, यहाँ ओनली लगाया हुआ है। ओनली से भी हम ना बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर लेते हैं। ओनली लगाया हुआ है, सिर्फ पुश नहीं करता है, पुल भी करता है बोन को। मसल दोनों काम कर सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है यहाँ गलत है। बाकी स्टेटमेंट है वर्क इन पेयर्स, तो बिल्कुल मसल पेयर्स में वर्क करता है, और शॉर्टर, स्टीफर और थिकर हो सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं मसल्स को। ठीक है, क्योंकि आप देखो, मुट्ठी बांधते हो तो मसल्स छोटे होने लगते हैं, मुट्ठी खोलते हो मसल रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़े खुल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है मसल कैन ओनली पुश द बोन। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्राइप ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सर्फेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। हमने क्या किया? कॉन्वेक्स लेंस के सरफेस पे एक थिन स्ट्राइप बना दिया ब्लैक पेंट का। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। टू कैच द इमेज ऑफ वाइट हॉर्स द इमेज विल बी। देखो, जब भी हम लोग ब्लैक स्ट्राइप बना देते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे तो उसका ब्राइटनेस कम हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ये हॉर्स विथ लेस ब्राइटनेस। ठीक है, जबरा तो नहीं दिखेगा आपको, हॉर्स विथ ब्लैक स्ट्रिप भी नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा हॉर्स विथ लेस ब्राइटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्रिलनेस ऑफ साउंड। श्रिलनेस का मतलब होता है पतलापन। ठीक है, कि आपकी वॉइस कितनी पतली है वो हमारे पीच से पता चलती है। एंड पीच किस पे डिपेंडेंट होता है? वो डिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी पे। तो श्रिलनेस इज डिपेंडेंट ऑन पीच एंड पीच इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। एंड यहाँ ऑप्शन क्या दिया है? वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ, इसलिए इसका ऑप्शन होगा नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशंस। डिजिटल एप्लीकेशंस की बात किया जा रहा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन दिया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा
फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, डिजिटल एप्लीकेशंस के लिए हमें फोटोवोल्टाइक सेल्स की मदद लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल बियरिंग्स आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शंस इनटू, सॉरी इसका ऑप्शन होगा रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A goalkeeper in a game of football pulls his hand backward after holding the ball shot at the goal। देखो ये 9th क्लास के, अगर आपने NCERT सही से पढ़ी है ना साइंस की, जब हम 9th क्लास में थे तब की बात कर रही हूँ, तो आपको पता होगा कि जो भी क्रिकेटर्स होते हैं वो जब भी कैच करते हैं बॉल तो अपना हैंड थोड़ा सा बैकवर्ड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका टाइम पीरियड बढ़ जाए। उससे क्या होता है कि जो मोमेंटम है ना वो घट जाता है, मोमेंटम से बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए गोलकीपर जो है अपने हैंड को पीछे करते हैं ताकि कम मोमेंटम से बॉल उनके हाथों पे आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम से अगर बॉल आएगा हाथ पे बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा और बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इमिटेड बाई ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट कौन होता है? ये क्वेश्चन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कैथोड रे, बीटा रे एंड अल्फा रे, या मोर देन अबव एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ये। इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा रे। ओके, अल्फा रे इज ए पॉजिटिवली चार्ज, बीटा रे इज निगेटिवली चार्ज। ठीक है, एंड कैथोड रे इज न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या रेस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का ये काम होता है कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। कोई भी सैटेलाइट जो मूव करती है अर्थ के चारों ओर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही मूव कर पाती है। किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाते रहने का, जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स उसके बॉडी पे लगेगा तब तक वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होगा वो बॉडी डेविएट कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कब होगा? फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है? घर्षण। जब घर्षण होगा तब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है, जब भी, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? देखो सेकंड बी ऑप्शन देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको साउंड एनर्जी में चेंज करें, यहाँ कोई घर्षण नहीं हो रहा है। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी है, कहीं से दौड़ के आ रहे हैं या फिर कहीं से कोई चीज़ एकदम घिस घिस के आ रहा है और वो हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है, तब यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इसलिए इसका सही ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bus is moving along a straight path and take a sharp turn to right side suddenly, the passenger sitting in the bus will। so option यहाँ पे है bend toward right side, fall in the forward direction, bend toward left side। अगर टर्न करेंगे आप राइट साइड में ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, आपका बॉडी क्या चाहता है? आप जिस पोजीशन में हैं उसी पोजीशन में रहें। अगर आप सीधे आप जा रहे हैं स्ट्रेट पाथ पे और राइट साइड सडनली आपका बस मूव करता है तो आप होंगे बेंड टुवर्ड लेफ़्ट साइड, क्योंकि बॉडी आपका राइट साइड मूव नहीं करना चाहती है, इसलिए आप मूव लेफ़्ट साइड बेंड हो जाओगे। अगर आपकी बस लेफ़्ट साइड टर्न लेगी आप राइट साइड बेंड हो जाओगे, क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रेट पाथ पे ही रहना चाहता है, वो नहीं चाहता है लेफ़्ट साइड मूव करना। ठीक है, तो इसका ये है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर प्लेइंग ए ऑर्केस्ट्रा इन ए म्यूजिकल कॉन्सर्ट ए सितारिस्ट ट्राई टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लग द स्ट्रिंग सुटेबली, बाई डूइंग सो ही और सी इज एडजस्टिंग। देखो जब भी हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, आप लोगों ने सितार या फिर वायलिन या फिर गिटार तो सभी ने देखा होगा, सबके घर आजकल गिटार है, बिकॉज एवरी वन इज़ फॉन्ड ऑफ गिटार। अभी के ट्रेंड में मैं देख रही हूँ, आपने देखा होगा जब भी आप टाइट करते हो उसका तार या फिर ढीला करते हो तो उसका एक साउंड का जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी नहीं, उसका पतलापन कम होता है बढ़ता है, कम होता है बढ़ता है। तो जब भी हम सितार की किसी स्ट्रिंग को एडजस्ट करते हैं, हम उसके फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं, सो दैट वॉइस हमें पतली चाहिए अपनी म्यूज़िक की या फिर थोड़ी मोटी चाहिए,
तो इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स शेप। देखो ये तो बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, अगर आपने छोटे में भी मैटर चैप्टर पढ़ा होगा तो आप ये बिल्कुल बनाओगे। कोई फिक्स शेप नहीं है लेकिन एक फिक्स वॉल्यूम है। ऑब्वियसली इसके में एक लिक्विड होगा, और लिक्विड कौन सा है? कार्बन, स्टील तो एक सॉलिड है, क्रिप्टन एक गैस है, एंड केरोसिन इज अ लिक्विड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, some metal oxide react with acid as well as base to produce salt and water. They are known as amphoteric oxide. आपने अगर एम्फोथेरिक ऑक्साइड पढ़ा है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले सोर्सेज में भी बताया है कि आप लोग को लूसेंट से साइंस कवर करना है, अगर उसमें आपने एम्फोथेरिक ऑक्साइड पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल कौन सा है। एंड एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं? वो हैं Al2O3 एंड ZnO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो इसमें ना दो तरह का क्वेश्चन आता है। विच गैस कॉन्ट्रीब्यूट, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कुछ हद तक नाइट्रस ऑक्साइड भी करेगा। और अगर नाइट्रस ऑक्साइड को आप नहीं भी कंसिडर करते हो, एकदम बहुत कम परसेंटेज को लेके, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की बात करते हो अगर आप, तो ये दोनों तो बिल्कुल करेंगे, इसमें तो आप बिल्कुल कन्फर्म हो। तो इसलिए इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। लेकिन कभी कभी पूछता है कि मेनली ड्यू टू विच गैस, ठीक है ना, विच गैस मेनली कॉन्ट्रीब्यूट, अगर मेनली की बात होगी तब वहाँ पे आप कहाँ कौन सा आंसर लगाओगे? कार्बन डाइऑक्साइड लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट गैस। एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कौन सा गैस बनाता है? ठीक है, तो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज डिस्क्राइब एज, ये कौन सी एसिड है? ये है आपको ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बिन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर, एक में डिस्टिल वाटर है, एंड दूसरा है उसमें एसिडिक सोल्यूशन है, और तीसरा जो है उसमें है आपको बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, विच ऑफ देम टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। आपको ही पता है रेड लिटमस से ब्लू कौन बनाता है? रेड लिटमस को ब्लू बनाता है बेस, इसलिए इसका आंसर होगा बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओडोर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल दैट ऑफ। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा एसिटिक एसिड के बारे में पूछता है कि एसिटिक एसिड क्या होता है, विनेगर क्या होता है, क्योंकि इसका आंसर होगा आपको विनेगर। मैं बता देती हूँ, ओडोर मतलब होता है महक, एसिटिक एसिड का किसके जैसा होता है? विनेगर, क्योंकि एसिटिक एसिड ही विनेगर होता है और विनेगर ही एसिटिक एसिड होता है। तो हमेशा घुमा के ये क्वेश्चन रिपीट करके पूछता ही है, तो ये आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंजेस द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, देखो लिटमस पेपर का कलर चेंज करने के लिए हमें H3O+ आयंस चाहिए, और आयंस कब बनते हैं? वो लिक्विड फॉर्म में बनते हैं। अगर ड्राई सॉलिड फॉर्म होगा आपके पास कोई भी मेटल का या फिर किसी भी सबस्टांस का, तो उसमें आयंस फॉर्म नहीं करेंगे। आयंस कभी भी फॉर्म करेंगे वो लिक्विड फॉर्म में फॉर्म करेंगे। इसीलिए ड्राई HCl नहीं लिटमस पेपर का कलर चेंज कर पाता है, क्योंकि यहाँ कोई भी H3O+ आयंस नहीं होते हैं। लिटमस चेंज कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+ आयंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेक्ट द ऑड वन। देखो ऑड वन इसमें हम लोग ऐसे देख सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के तरह से देख सकते हैं ऑड वन। राइपनिंग ऑफ फूड इज़ ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसको आप चेंज करने के बाद वापस पहले वाले रूप में नहीं ला सकते हैं। अगर एक बार फल पक गया तो क्या आप उसको फिर से कच्चा बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। ओके, सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट अगर एक बार आपके यहाँ प्लास्टर हो गया, सेट हो गया, क्या आप फिर से वैसा वाला सीमेंट बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। सो इट इज़ ऑल्सो ए केमिकल चेंज। एंड थर्ड इज़ बर्निंग ऑफ कोल। अगर एक बार आप कोयले को जला दिए तो आप उसको फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पा सकते हो। ठीक है, सो द 3 ऑफ दीज आर केमिकल चेंज, इसलिए इसमें ऑड वन कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू? डायमंड और ग्रेफाइट का क्या है क्वेश्चन का ऑप्शन? दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिल्कुल नहीं, डायमंड कहीं से भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव नहीं होता है। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं, डायमंड इतना चमकदार होता है, ग्रेफाइट इज अ ब्लैकिश कलर, तो ये भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी नहीं है इनका सेम। एंड द थर्ड इज दे हैव सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, नो, ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट मटेरियल। जैसे कि हम लोग पेंसिल वगैरह में देखते हैं, पेंसिल की नोक जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, वो कितनी सॉफ्ट होती है, हम हाथ से भी तोड़ देते हैं, बट डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल। कार्बन का जो एलोट्रॉफ है उसमें डायमंड हार्डेस्ट है, ठीक है, एंड ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। इसमें कोई भी स्टेटमेंट जो है दोनों के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोमाटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन द। जब भी स्टोमाटा में ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ना, वो ऑस्मोसिस के कारण होती है, और ऑस्मोसिस कब होता है? जब वाटर का कंसंट्रेशन एक जगह ज़्यादा होगा और एक जगह कम होगा, इसलिए इसका ऑप्शन होगा अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ ऑफ सनलाइट, कौन से वेवलेंथ को करता है? रेड एंड ब्लू को करता है क्लोरोफिल, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, रेड एंड ब्लू को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज अ मैच? पेटियोल अटैच लीफ टू स्टेम, थिक हार्ड स्टेम विद ब्रांचिंग नियर बेस स्ट्रिप, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई भी थिक हार्ड स्टेम हो और ब्रांचिंग नियर बेस होगा तो उसको हम ट्री बोल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय, इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शंस क्या है हमारे पास ऑप्शंस हैं इवेपोरेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन, एंड द राइट आंसर इज ट्रांसपिरेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is a character of chloroplast which make them qualified to self replication? क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों होता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। हमारा साइंस का 30 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, एंड मैथ्स का क्वेश्चन मैं यहाँ स्किप कर देती हूँ, मैथ का क्वेश्चन मैं किसी और अगले क्लास में करवाऊँगी, ठीक है। So we will skip here math वाला question and reasoning वाला question. And now coming to the question of polity. Okay. With reference to the consumer dispute redressal at district level in India, which one of the following statement is not correct? ये क्वेश्चन शायद बीपीएससी ने कैंसिल कर दिया है, मैं एक बार चेक करके आपको बताती हूँ। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, इस क्वेश्चन को कैंसिल नहीं किया गया, किसी और क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है। अगर आगे किसी पीडीएफ में पढ़ाते टाइम आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो इसमें भी क्वेश्चन देखो, पहले यहाँ पूछा गया स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पे बिल्कुल आप ना कोई एक सर्कल बना लेना कि हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, द डिस्ट्रिक्ट फोरम इंटरटेन्स द कंप्लेन वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डिस्ट्रिक्ट फोरम कौन सा कंप्लेन को इंटरटेन करता है? वेयर द वैल्यू ऑफ गुड और सर्विस 50 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप कंप्लेंट लेके जा सकते हो। द स्टेट गवर्नमेंट कैन इस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम, ये तो बिल्कुल सही है, स्टेट गवर्नमेंट एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट फोरम कर सकता है। थर्ड ऑप्शन इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी वुमेन, ये भी एक मैंडेटरी फीचर है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट नहीं है, सारे ऑप्शन सही हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति, एट व्हाट लेवल डज द पंचायत समिति ऑपरेट एट पंचायती राज स्ट्रक्चर? पंचायत समिति जो है आपको ब्लॉक लेवल बॉडी है, आपको 3 लेवल बॉडी जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा यहाँ पे रिकमेंड किया गया था, जिसको कि आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है वो आपको होता है जिला परिषद, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इस्टेब्लिश एट द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट? एंड द करेक्ट एक्शन ऑप्शन विच इज़ गिवन बाय बीपीएससी इज
नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ओके, तो ये है पहला प्रोग्राम फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, इट इज़ नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। हम जब भी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसको कि हम याद करते हैं, और लक्ष्मीकांत के पूरे में भी जब भी आप पढ़ोगे आपको अच्छे से पता होगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है ब्रिटेन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एंड दिस इज 2 years 11 month एंड 18 days। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा आता है। ये पॉलिटिक्स के क्वेश्चन इसमें बहुत ही इजी थे, आप लोग अगर अटेम्प्ट किए होंगे तो बहुत आसानी से बन गए होंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ए स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? द लेजिस्लेटिव असेंबली। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द पोस्ट 73rd अमेंडमेंट एरा देयर हैज़ बिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ। 73rd अमेंडमेंट जो लाया गया है उसमें किस चीज़ का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है? आप बताओ। ग्राम पंचायत को डिसीजन मेकिंग पावर मिला है? बिल्कुल मिला है। सिस्टम एज अ होल, जितना भी जो भी सिस्टम है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वाला, उसका डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है क्योंकि गांव के भी लेवल पे वो सब सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। क्या जुडिशियल पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ग्राम पंचायत लेवल पर आपको कोई वैसा हायरार्की है जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरह? नहीं है। इसलिए जुडिशियल पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का ऑब्वियसली हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1, 2 एंड 4 ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा इंक्लूड्स। राज्यसभा में कौन कौन होते हैं? पहले तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है मेंबर्स, 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है, और उसके बाद से इनडायरेक्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं लोकसभा से। ओके, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली सिटीजन के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजते हैं। तो इसका क्या क्या ऑप्शन दिया है? मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो बिल्कुल होगा। मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स नहीं होगा क्योंकि राज्यसभा को मेंबर को सिटीजन डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं। एंड मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, हम जो रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं लोकसभा में वो हमारे लिए राज्यसभा के मेंबर्स को चूज़ करके राज्यसभा में भेजते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में क्या है? कॉलेजियन सिस्टम है? बिल्कुल है। एपलेट जुरिसडिक्शन उसके पास है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस शुड बी हाउ मेनी ईयर्स अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए लड़ने के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए? और वो मिनिमम एज क्या है? 21 साल। लोकसभा के लिए लड़ने के लिए मिनिमम एज है 25 साल एंड राज्यसभा के लिए है 35 साल। प्रेसिडेंट होने के लिए भी 35 साल है, और प्राइम मिनिस्टर होने के लिए कोई भी एज निर्धारित नहीं है। लेकिन जब आप लोकसभा के मेंबर एटलीस्ट बनोगे तभी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि मिनिमम एज 25 साल तो आपका होना ही चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ओके, तो यहाँ 50 क्वेश्चन तक हम यहाँ समाप्त करते हैं, और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और कीप स्टडीइंग। थैंक यू गाइज, बाय।